यू। अर्चिता जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक क्या? हेलो। मेरी आवाज आ रही थी क्या अब तक? एनीबडी कैन रिस्पॉन्ड मी? कैन यू हियर मी? हेलो। प्रियंका, आप सुन पा रही हैं क्या मुझे? अवधेश, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे बेटा? यस सर। ओके, चलिए ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि न्यूक्लियोफाइल तक डिस्कशन हो चुका था और आज आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है हम लोग को डिस्कशन में रखना था और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म पे बात करनी थी। देखिए, हम लोगों का जो पर्पस था ये सब सारी चीजें शेयर करने का, वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था। स्क्रीन दिखाई दे रही क्या? यस सर। ओके, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एसएन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट, इसको हम लोग बेटा एसएन बोलते हैं। शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसएन। एसएन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको बताया हुआ था, पहले ही बताया हुआ था कि बेसिकली एक आपके पास कोई सबस्ट्रेट हो। मान लो कि आपके पास एक सब्सटेंस कुछ इस तरह से है कि आर एल जी, आर एल जी, एल जी एक लिविंग ग्रुप है और आर एल जी इज नोन एज अ सबस्ट्रेट। इसको क्या बोलेंगे आप? सबस्ट्रेट बोलेंगे। और इस सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में अगर आप कोई एक न्यूक्लियोफाइल लाते हैं इसके कांटेक्ट में, सेट इज NU माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो होता ये है कि जो Lg है लिविंग ग्रुप डिस्प्लेस हो जाता है और वहां पे न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। यानी जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बन जाता है RNU, RNU एंड Lg माइनस। बेटा ये प्रोडक्ट बन जाता है और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जहां पे आप जानते हैं कि RNU क्या है? प्रोडक्ट है। RNU इज अ प्रोडक्ट और Lg आपका लिविंग ग्रुप है वो दिख रहा, और NU क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। और किसी न किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, किसी न किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। सो बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं कि केमिकल चेंज आपको दिखाई दे रहा है, ये जो केमिकल चेंज है ये एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब इसमें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, लिविंग ग्रुप क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ये तमाम सारी चीजें हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे अपने को बेटा डिस्कस ये करना है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इसको समझाने के लिए कौन कौन सी मैकेनिज्म है, कौन कौन से पाथ हैं। सो बेटा मैं सबसे पहले सिलेक्ट करना चाहूंगा SN1। मैंने उस दिन आपको बताया भी था कि कई सारी मैकेनिज्म हो सकती हैं। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट इस तरह की मैकेनिज्म को समझाने के लिए, इस तरह की केमिकल रिएक्शन को समझाने के लिए जो पहला मैकेनिज्म पाथ है वो है हमारे पास SN1। तो हम लोग इस तरह की रिएक्शन को समझने के लिए पढ़ना चालू करेंगे आज SN1। SN1, SN1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रियंका मेरी बात सुनाई दे रही है आप तक? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप सुन पा रही क्या मुझे? रिस्पॉन्ड करेंगे आप? अवधेश मेरी आवाज अब तक जा रही है? अवधेश जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
Can you hear me? Please respond. सर आपकी आवाज आ रही है सर। ओके, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स करते हैं तो मुझे लगे कि आप सुन पा रहे हैं, ठीक बात है। तो SN1 यानी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये मैकेनिज्म हम लोग सीखेंगे, राइट। अब आप देखेंगे क्या है, ये बड़े ध्यान से देखिएगा कि वन जो है, वन ये कह रहा है कि यूनिमोलिकुलर पाथ है, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक। तो बेटा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझाने के लिए जो पहली मैकेनिज्म है उसका नाम है SN1। सो इट इज अ मैकेनिज्म पाथ, फर्स्ट मैकेनिज्म पाथ या मैकेनिस्टिक पाथ, इसको आप बोल सकते हैं कि मैकेनिज्म पाथ है एक तरह से ये। दिस इज अ मैकेनिज्म पाथ ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो अब इस पे हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। बेसिकली जो SN1 है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्टेटमेंट वही है बेटा। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपके पास क्या है कि सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के साथ न्यूक्लियोफाइल है, और फिर वो RNA में कन्वर्ट होता है और लिविंग ग्रुप। तो ये स्टेटमेंट आपका यही रहेगा। मतलब अल्टीमेटली आपको इस बात को समझाना, ये जो स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है कि एक न्यूक्लियोफाइल है, वो लिविंग ग्रुप को डिस्प्लेस कर देता है और एक प्रोडक्ट बना लेता है। किसी बात को आपको समझना है और उसको समझेंगे आप कैसे, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। सो SN1 मैकेनिज्म पाथ है ये। अब बताऊं मैं आपको कि SN1 जो है इन्वॉल्व करता है टू स्टेप प्रोसेस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विच इन्वॉल्व्स टू स्टेप प्रोसेस। तो पहला फीचर ये है SN1 के बारे में कि इट इज टू स्टेप प्रोसेस। इट इज टू स्टेप प्रोसेस, टू स्टेप प्रोसेस। पहली बात ध्यान रखिएगा कि SN1 का मतलब ये है कि नंबर ऑफ स्टेप अगर देखेंगे तो इसमें दो स्टेप होते हैं, दो काफी इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, और उन्हीं के बेसिस से पूरी मैकेनिज्म चलती है। इट इज टू स्टेप प्रोसेस। अच्छा, अब टू स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, मैं बता रहा हूं आपको। ए फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता होगा वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में अगर देखें आप तो एक स्लो स्टेप है जहां पे आयोनाइजेशन टू फॉर्म कार्बोकेटायन होता है। मतलब इट इज अ स्लो स्टेप। इट इज अ स्लो स्टेप। बेटा स्लो स्टेप का मतलब होता है RDS, स्लो स्टेप, और वी कैन से RDS, वी कैन से RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। It is a slow step or RDS, right? In which ionization takes place. Ionization of substrate. Ionization of substrate takes place to form कार्बोकेटायन, टू फॉर्म कार्बोकेटायन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज आपके सामने लिखी हुई है कि जो SN1 मैकेनिज्म होता है, SN1 मैकेनिज्म के पहले स्टेप में यानी कि फर्स्ट स्टेप में जो सबस्ट्रेट आपने लिया है, वो सबस्ट्रेट बेटा आयोनाइज होके कार्बोकेटायन को जनरेट करता है। और इनफैक्ट यू कैन से दिस स्टेप इज आल्सो नोन एज अ सॉल्वोलिसिस। दिस स्टेप is also known as solvolysis। अच्छा, सॉल्वोलिसिस इसलिए क्योंकि ये जो आयोनाइजेशन है बेटा, सबस्ट्रेट का जो आयोनाइजेशन है वो सॉल्वेंट की हेल्प से होता है। मतलब आप देखिए ये जो RLG है, ये RLG टूटेगा, डिसोसिएट होगा, सॉल्वेंट की हेल्प से डिसोसिएट होगा। मतलब सॉल्वेंट उसको उस बॉन्ड को तोड़ता है। So this step is also known as solvolysis. क्यों? Due to involvement of solvent in dissociation
इन डिसोसिएशन ऑफ RLG बॉन्ड, RLG बॉन्ड, यानी RLG बॉन्ड में सॉल्वेंट क्या करता है, उसको डिसोसिएट कराने में हेल्प करता है, इसलिए पहले स्टेप को सॉल्वोलिसिस भी बोलते हैं। और एक खास बात और यहां पे बता दूं, इफ सॉल्वेंट इज वाटर, इफ सॉल्वेंट इज वाटर, if solvent is water, if solvent is water, then this solvolysis is known as, this solvolysis is known as, बताइए क्या हो जाएगा? अगर सॉल्वेंट की जगह पे वाटर हो जाए तो जो सॉल्वोलिसिस टर्म है, दिस इज सेड टू बी हाइड्रोलिसिस, इसको फिर हम बोलना चालू कर देते हैं हाइड्रोलिसिस। कहने का मतलब ये है कि SN1 का जो फर्स्ट स्टेप है ये हाइड्रोलिसिस का स्टेप है। आप देखिए कि आपके पास पड़ा है RLG, RLG यानी कि एक सबस्ट्रेट है, LG कोई लिविंग ग्रुप हो सकता है यहाँ पे। अब होगा क्या कि यहाँ पे सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट की हेल्प से R और LG के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। इनफैक्ट आपको बताऊंगा कि RLG में कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। सो सॉल्वेंट की हेल्प से होगा क्या, ये काफी स्लो स्टेप है, बहुत ही स्लो स्टेप है ये। इसमें होगा क्या कि दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये LG निकल जाए, LG अलग हो जाए, तो R के ऊपर चार्ज क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, यानी यू कैन से कि R प्लस जनरेट हो गया और प्लस LG जनरेट हो गया, LG माइनस। और R प्लस क्या है, व्हाट इज R प्लस? R प्लस इज ए कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन बन गया आपका, यानी कि पहले स्टेप में ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। और ये जो स्लो स्टेप है, दिस स्टेप इज स्लो स्टेप, और इसी वजह से इसको हम लोग RDS बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं इसको हम लोग। अच्छा, इसी स्टेप को आप कार्बोकेटायन फॉर्मेशन स्टेप बोल सकते हैं, सॉल्वोलिसिस बोल सकते हैं, हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं। मतलब यू कैन से दिस स्टेप इज स्टेप ऑफ सॉल्वोलिसिस बोल सकते हैं इसको आप, या आप इसको स्टेप ऑफ हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं, वाटर के केस में स्टेप ऑफ हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं आप इसको, इन केस ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट। और इसी स्टेप को आप चाहें तो आयोनाइजेशन स्टेप बोल सकते हैं आप, आयोनाइजेशन स्टेप, या इसी को बोल सकते हैं कार्बोकेटायन फॉर्मेशन स्टेप, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन स्टेप। मतलब ये चारों बातें एक ही हैं। पहले स्टेप में क्या होगा कि ये जो RLG है जिसका नाम है सबस्ट्रेट में बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा, कोवेलेंट बॉन्ड जो है डिसोसिएट होगा, और लिविंग ग्रुप अपने साथ दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग निकल जाएगा, और R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी कि कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा। और कार्बोकेटायन जनरेट होने का मतलब कि इंटरमीडिएट ऑफ SN1 एज, क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होगा वो इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि SN1 रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होने वाला है वो कार्बोकेटायन होगा। अच्छा, अब आपको मैं सॉल्वेंट का रोल बता दूं कि सॉल्वेंट का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्वेंट। अब आपके पास RLG यहाँ पे, सपोज करें कि यू आर हैविंग RLG, आपके पास RLG है, राइट, सबस्ट्रेट है। अब सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्वेंट में मान लो कि वाटर है HOH। अब आप देखिए यहाँ पे इधर वाटर भी है आपका OH और H, तो क्या करेगा वाटर। आप देखिए RLG में अगर आपसे कहा जाए कि यार किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो लिविंग ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, और R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो वाटर का वो सेंटर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रखता है, जैसे ऑक्सीजन लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस R को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चालू करेगा, इधर खींचना चालू करेगा, R को इधर अट्रैक्ट करना चालू करेगा। और इसी वाटर का मतलब ऑक्सीजन क्या है, पार्शियल नेगेटिव सेंटर, उसी वाटर का एक दूसरा सेंटर है जो पार्शियल पॉजिटिव है, वो लिविंग ग्रुप को अपनी तरफ खींचना चालू करेगा, लिविंग ग्रुप को अपनी तरफ खींचेगा वो H, और ऑक्सीजन इस R को अपनी तरफ खींचेगा। और आप देखेंगे अल्टीमेटली ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड इस तरह से टूट जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप लेके अलग हो जाएगा। और ये क्या जनरेट हो जाएगा, ये जनरेट हो जाएगा R प्लस और प्लस LG माइनस। यानी यही स्टेप मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि सॉल्वेंट का ये रोल है कि वो जोड़ी ब्रेकर का काम करता है।
सॉल्वेंट इज नथिंग बट हियर जोड़ी ब्रेकर, आर को एलजी से अलग करने में हेल्प करता है और इंटरमीडिएट क्या बना देता है, कार्बोकेटाइन बना देता है। तो ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर आप इस बात को शायद समझ भी रहे हैं कि मैंने किस तरह से एक स्टेप पे लिख दिया है कि पहले स्टेप पे एलजी माइनस अलग होगा, आर प्लस यानी कार्बोकेटाइन बनेगा, और इसी स्टेप को इनफैक्ट इसको आप चाहें तो रिवर्सिबल भी दिखा सकते हैं, क्योंकि स्लो स्टेप है ये स्लो स्टेप है, इसलिए आप चाहें तो रिवर्सिबल भी दिखा सकते हैं। स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और रिएक्शन का रेट यही डिसाइड करेगा, जो स्लो स्टेप होता है वही डिसाइड करता है। अच्छा, सॉल्वोलिसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हो रहा है। वाटर अगर है तो हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। आयोनाइजेशन इसलिए बोल रहे हैं कि आयन बन गया। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो SN1 रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है, आई होप आप समझ गए कि पहले स्टेप में क्या होना है। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा। बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको यहाँ पे पहले बता रहा हूँ। नाउ जब कार्बोकेटाइन बन गया, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बन गया, नाउ जो सेकंड स्टेप है बेटा, सेकंड स्टेप जिसको मैं बी बोल रहा हूँ, सेकंड स्टेप बी। पहले स्टेप में तो कार्बोकेटाइन बन गया, अब सेकंड स्टेप जो है उसमें क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, फास्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब क्या करेगा कि फास्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन के ऊपर बहुत ही रैपिड अटैक कौन करने जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल कर रहा है ना, टू रिजल्ट इनटू प्रोडक्ट। सो आप देखिए कि आपके पास देखिए R प्लस ये बना हुआ पड़ा है, मतलब कार्बोकेटाइन आपका जनरेट हो चुका है, R प्लस जनरेट हो चुका है। और इसी जगह पे आप देखिए कि आपने रिएक्शन में शुरुआत में क्या लिया था, इसके साथ आपने न्यूक्लियोफाइल लिया था कि नहीं लिया था। ये देखिए न्यूक्लियोफाइल आपने लिया हुआ है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जाके R प्लस के ऊपर बहुत तेजी से अटैक करेगा। यानी इन सेकेंड स्टेप दिस न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल आपने लिया हुआ था, ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और R प्लस पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। ये बहुत ही तेजी से न्यूक्लियोफाइल जाके R के ऊपर अटैक करेगा, और प्लस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, और क्या बन जाएगा, RNU, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। दिस इज प्रोडक्ट, यही तो प्रोडक्ट था, दिस इज प्रोडक्ट। और ये जो स्टेप है काफी फास्ट होगा, बहुत ही तेजी से ये स्टेप होगा, यानी सेकेंड स्टेप इज फास्ट स्टेप। और देखिए अल्टीमेटली आपका RNU बन गया है, आप RLG से आपने स्टार्ट किया था, और RNU का फॉर्मेशन हो चुका है। नोट करें इस बात को। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही पूजा जी? अवधेश जी स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या मेरी? Your voice is not clear. Able to see my screen? लिख लिया आपने? बताएंगे आप लिख लेंगे तो? स्क्रीन देखिए, दिखाई दे रही क्या? आपकी वॉइस किसी की भी क्लियर नहीं आ रही उस साइड से, नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग मी क्लियरली। कोई भी, अर्चिता क्या आप देख पा रही हैं स्क्रीन? यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए, तो सेकंड स्टेप पे आप देखिए कि फर्स्ट स्टेप पे क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, जो कि स्लो स्टेप होगा, और सेकंड स्टेप में आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल रैपिडली जाके वहां पे अटैक कर जाएगा। तो सिंपल तरीके से अगर हम आपको बताना चाहें, इसमें दो तीन चीज ध्यान रखिएगा, इसको मैं दिखाऊंगा आपको, तो क्या क्या चीजें होनी, फिर इसके बाद आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, मान लो कि आपके पास दिया है एल्काइल लाइट कोई है,
आर सी, ये सी है, यहाँ पे मान लो एक्स है, एक्स का मतलब लिविंग ग्रुप या एल्का है ना, आपका कोई हेलोजन है, यहाँ पे आपका आर डैश है, यहाँ आर डबल डैश है, इस तरह से कोई एल्काइल हैलाइड है आपके पास। अब ये एल्काइल हैलाइड है और इसमें आपने क्या किया कि फर्स्ट स्टेप में क्या होना है आपको पता है, फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड आयोनाइजेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। दिस इज आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन स्टेप, यानी इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा। तो ये जो सी और एक्स बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड है और आयोनाइज होके एक्स माइनस अलग निकल जाएगा, तो कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा। और ये कैसा स्टेप है ये, दिस इज स्लो स्टेप, यू कैन से दिस इज स्लो स्टेप, ये स्लो स्टेप है, या आप बोल सकते हैं कि आरडीएस है ये, यानी पहले स्टेप में आप देखिए कि ये निकल जाएगा और कार्बोकेटायन बन जाएगा। और कार्बोकेटायन किस तरह से बनेगा देखिए जरा, कार्बोकेटायन कुछ इस तरह से आपका बनेगा, ये कार्बन है और कार्बन पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सपोज करो ये आर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर डैश है, सपोज करो ये आर डैश है और ये आपका आर डबल डैश है ये। और इसी कार्बन पे कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि कार्बोकेटाइन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल हो जाता है, ये कार्बोकेटाइन है, इसके ऊपर वैकेंट पी ऑर्बिटल, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज कार्बोकेटाइन, यानी इंटरमीडिएट है, दिस इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन नाम का एक इंटरमीडिएट है जो यहाँ पे आप देखिए कि फॉर्म हो चुका है। और आपको बताऊं मैं कि अगर कार्बोकेटाइन बना, इसकी स्ट्रक्चर प्लेनर होती है, ये sp2 और प्लेनर होता है, पूरी प्रॉपर्टी आप जानते हैं, कार्बोकेटाइन प्लेनर हो जाता है, sp2 एंड प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। और ये जो देख रहे हैं आप वैकेंट पी ऑर्बिटल देख रहे हैं, दिस इज वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो पहले स्टेप में तो ये बनेगा। अच्छा मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे कि अगर कार्बोकेटाइन ये बना और ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होके और भी स्टेबल बन सकता है, तो कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टीज यहाँ पे बिल्कुल लगेंगी, कार्बोकेटाइन यहाँ पे एप्लीकेबल है, कार्बोकेटाइन यहाँ पे प्रॉपर्टी अपनी जो कुछ भी शो कर सकता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो करेगा। अब ये फर्स्ट स्टेप था, इसके बाद अगर देखें आप तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, दिस वाज फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप था। आप देखिए कार्बोकेटाइन बन चुका है और सेकंड स्टेप में क्या होना है, सेकंड स्टेप में आप देखेंगे तो सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का रैपिड अटैक होने जा रहा है, यानी आप देखिए कि हियर मैं यहां पे लिख रहा हूं फास्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पे सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करने जा रहा है, कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा। और यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होंगी, इनफैक्ट दो पॉसिबिलिटी होंगी कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो न्यूक्लियोफाइल मैं यहाँ पे अलग से दिखा रहा हूं आपको, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल NU माइनस बेटा इधर से भी अटैक कर सकता है, इस लोब से अटैक कर सकता है, मतलब आप बोल दी कि फ्रॉम टॉप से अटैक करे, टॉप से अटैक करे या बॉटम से अटैक करे, किसी एक साइड से अटैक करे, राइट। मान लिया कि टॉप से अटैक कर रहा है ना, फ्रॉम टॉप, तो एक प्रोडक्ट बनेगा। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करे, इस तरफ से अटैक करे, यानी दूसरे साइड से अटैक करे, तो दो स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ी बदल जाएगी और बाकी वही होगा। और न्यूक्लियोफाइल को टॉप से और बॉटम से अटैक करने के दोनों के चांसेस मिलेंगे, इसलिए यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट दो तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। एक प्रोडक्ट तो ऐसा ही बनेगा आपका R, ये C हो गया और यहाँ पे NU आ गया और ये आपका R डैश हो गया और ये आपका R डबल डैश हो गया, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा। और प्लस अगर दूसरे साइड से अटैक किया होगा तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा RC, NU इधर आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे आपका आ जाएगा R डैश और यहां आ जाएगा आपका R डबल डैश, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री का फर्क है इसमें और कोई फर्क नहीं है। और इनफैक्ट आपको मैं बताऊं कि दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर ये काइरल कार्बन एटम है, अगर ये काइरल कार्बन एटम है तो दोनों एक दूसरे के क्या लगेंगे, इस पेयर को क्या बोलेंगे हम, एनांसियो मेरिक पेयर। और इसी को इनफैक्ट इसी को हम लोग रेसमिक मिक्सर भी बोलते हैं, रेसमिक मिक्सर, क्योंकि एक डेक्स्ट्रो वाला मिल जाए और एक लीवो वाला दोनों मिल जाए तो उसको हम लोग रेसमिक मिक्सर जैसा कुछ बोलना चालू कर देते हैं। प्लीज कॉपी करें इसको, कॉपी हो जाए तो रिस्पॉन्ड करिएगा।
मैं और भी डिटेल करूंगा इसकी। और आप देखें एक प्रोडक्ट को देखें, आप रिएक्टेंट देखिए, आर डैश आर डबल डैश एक्स की जगह पे यहाँ पे पहले वाले में क्या लग गया, एनयू, तो ये वैसा ही प्रोडक्ट है। और जबकि ये दूसरा वाला उसका जस्ट अपोजिट है स्टीरियोकेमिस्ट्री। सो यू कैन से कि दिस वन इज रिटेंडेड प्रोडक्ट। पहला जो प्रोडक्ट है बेटा वो रिटेंडेड प्रोडक्ट है, मतलब उसकी केमिस्ट्री स्टीरियोकेमिस्ट्री वैसी ही है। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन से दिस इज रिटेंडेड प्रोडक्ट या रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। You can say कि retention in configuration, retention in configuration मतलब जैसा रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट के जैसा है इसका कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है ये रिटेंडेड नहीं है, ये जस्ट उल्टा हो गया प्रोडक्ट। इसको बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। कहने का मतलब इसको आप आरपी बोल सकते हैं, रिटेंडेड प्रोडक्ट, और दूसरे वाले को आप बोल सकते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट, आईपी। आईपी का मतलब इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो SN1 रिएक्शन में जब कभी कोई कायरल कार्बन के अराउंड डील किया जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो रिटेंडेड प्रोडक्ट और इन्वर्टेड प्रोडक्ट दोनों बनता है। रिटेंडेड प्रोडक्ट भी बनेगा और इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी बनेगा। इस पे फिर से हम लोग एक बार बात कर लेंगे, बट जनरली आप देखिए कि ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म, SN1 की मैकेनिज्म मेनली 2 स्टेप में है। पहला स्टेप आप देख रहे हैं कि बेटा वो स्लो स्टेप है जहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन बनने के बाद जो सेकंड वाला स्टेप है फास्ट स्टेप है जहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बना लेगा। अब अगर वो कार्बन कायरल कार्बन रहा तो प्रोडक्ट 2 तरह के बनेंगे। एक बनेगा रिटेंडेड प्रोडक्ट, यानी जैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्टेंट की थी वैसी ही, जैसे कि ये वाला, और दूसरा इसका अपोजिट बनेगा जिसको बोलेंगे आप इन्वर्टेड प्रोडक्ट। और अल्टीमेटली दोनों के मिक्सर को क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सर, क्योंकि अगर एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, लीवो हो जाएगा। लाइट को एक राइट साइड में घुमाएगा तो दूसरा लेफ्ट साइड में घुमाएगा, इसलिए उसको रेसमिक मिक्सर भी बोल सकते हैं। और इसी वजह से SN1 रिएक्शन का एक नाम और है बेटा, SN1 रिएक्शन को कई बार रेसमाइजेशन भी बोला जाता है। That's why SN1 reaction, that is why SN1 reaction in case of chiral carbon atom is called racemization. It's called racemization, right? मतलब रेसमिक मिक्सर का बनना, रेसमाइजेशन, इसको रेसमाइजेशन भी बोला जाता है। SN1 रिएक्शन को सॉल्वोलिसिस भी बोला जाता है, हाइड्रोलिसिस भी बोला जाता है, कई तमाम सारे नाम हैं SN1 रिएक्शन के। अब इसमें मैं फिर से आप लिखें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन, और क्लैरिटी आएगी थोड़ा थोड़ा, है ना। कैरेक्टरिस्टिक SN1 रिएक्शन, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं। बहुत क्लियर पानी की तरह आपको समझ में आने वाला है, एकदम आसानी से समझ में आएगा। कीप फोकस। पहली बात तो ये है इससे रिलेटेड, पहली बात अगर मैं लिखूं SN1 से रिलेटेड, सो इट इज यूनिमोलिकुलर, इट इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अच्छा, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब हुआ कि इसके आरडीएस में आप बताओ कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं। since there is only one molecule is involved in RDS में, क्योंकि सिर्फ एल्काइल हैलाइड या सबस्ट्रेट है इसलिए इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन।
केवल एक मॉलिक्यूल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आया है जिसका नाम है RLG या RX, इसलिए उसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। दूसरी बात कि इट इज टू स्टेप प्रोसेस, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। इट इज टू स्टेप प्रोसेस है। अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि 2 स्टेप होते हैं इसमें। तीसरी बात की इसका जो इंटरमीडिएट है कार्बोकेटायन है। इट्स इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन। इट्स इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन। इसका जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकेटायन है। खास बात है ये, राइट। अच्छा, चौथी बात अगर बोले इसको कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसका मतलब आप देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। मतलब प्रैक्टिकली ये पाया गया कि इस रिएक्शन का जो रेट है, SN1 रिएक्शन का जो रेट है, वो सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। एल्काइल हैलाइड यानी जो आपने RX या RLG लिया है, एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बाकी और किसी का कंसंट्रेशन आप कम अधिक कर दें, आप न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन कम अधिक कर दें, रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी SN1 रिएक्शन के रेट को डिसाइड करने वाली एक ही स्पेसीज है। सब जनरलाइज अगर करें हम, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का मतलब जो शुरुआत में आपने रिएक्टेंट लिया है, जिसपे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, तो उसके कंसंट्रेशन पे रेट जो है चेंज करता है। अदरवाइज और कोई भी चीज ऐसी नहीं जो उसके रेट को अफेक्ट करती है। सो यू कैन राइट कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज इक्वल टू ए कांस्टेंट K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सो ये SN1 रिएक्शन की काइनेटिक्स होती है कि SN1 रिएक्शन का जो रेट है, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड करता है। इसका जो रेट है न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए इसको हम लोग SN1 रिएक्शन बोलते हैं। यही भी एक चीज अभी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ SN1 reaction is independent of concentration and reactivity of nucleophile reactivity of nucleophile। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। SN1 रिएक्शन का जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन और रिएक्टिविटी से उसका कोई लेना देना नहीं। Whether the concentration of nucleophile is high or low, nucleophile is strong or weak, doesn't matter। यानी चाहे न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, आइदर न्यूक्लियोफाइल, बेटा रिएक्टिविटी का मतलब क्या है? रिएक्टिविटी का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, रेट डज नॉट डिपेंड, इंडिपेंडेंट है। रेट जो है इंडिपेंडेंट है न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ पे, और उसी तरह से कंसंट्रेशन पे भी इंडिपेंडेंट है कि न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम है, उससे भी SN1 रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी देखो आप कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे कौन सी चीज आई है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आप ध्यान से देखिए कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप में सिर्फ आप देखो कि एल्काइल हैलाइड, ये सबस्ट्रेट आया हुआ है, सबस्ट्रेट या एल्काइल हैलाइड, तो रेट केवल इस पे डिपेंड करेगा। और न्यूक्लियोफाइल तो फास्ट स्टेप में आया है, फास्ट स्टेप वाली कोई भी चीज रेट को डिसाइड नहीं करती है। तो SN1 रिएक्शन का जो रेट है वो केवल और केवल एल्काइल हैलाइड या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है, न तो उसकी स्ट्रेंथ पे और न तो उसके कंसंट्रेशन पे। मतलब निदर ऑन कंसंट्रेशन नॉर ऑन स्ट्रेंथ।
न्यूक्लियोफाइल की किसी भी बात पे SN1 का रेट डिपेंड नहीं करता है। इसको नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके सामने। तो पॉइंट नंबर 4 हो गया ये। पॉइंट नंबर 4 हम पढ़ रहे थे, ये देखें आप। नाउ पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, नाउ पॉइंट नंबर 5, एनर्जेटिक्स ऑफ SN1। ग्राफ बनाते हैं। एनर्जेटिक्स ऑफ SN1, देखिए इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं, फिर क्लैरिटी आ जाएगी काफी। इसमें अगर हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाए बेटा, तो देखिए क्या आता है। एक तरफ अगर हम एनर्जी ले लें कुछ इस तरह से, राइट, और इधर अगर हम ले लें बेटा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इधर हम लेते हैं एनर्जी, एक्स एक्सिस में हम लेते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इधर वाई एक्सिस में लेते हैं एनर्जी, ले लिया हमने पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी ले लिया, एनर्जी ले लिया हमने इस तरह से। तो इस रिएक्शन का जो ग्राफ होगा बेटा, उस तरह से एनर्जेटिक्स ग्राफ दिखाई देगा। कि ग्राफ को कुछ इस तरह से आप दिखा सकते हैं, इस तरह से। मैं क्लियरिटी के साथ इसको समझाऊंगा भी आपको। देखिए क्या कह रहा है ग्राफ, क्या कह रहा है। ये जो आप देखेंगे शुरुआत में, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये जो एनर्जी लेवल है, ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आरएक्स का मतलब सबस्ट्रेट। यहाँ पे आपने क्या लिया, RX प्लस NU, यानी न्यूक्लियोफाइल है और आपके पास क्या है बेटा, ये एल्काइल हैलाइड या सबस्ट्रेट है RX। तो अब आप देखिए कि ये सबस्ट्रेट है। अब यहां से क्या हुआ, आप देखिए कि ऊपर की तरफ गए, एक पीक यहाँ पे मिला, ये देखिए पीक मिला, और पीक के बाद इसको बोल सकते हैं, पीक के बाद आप यहाँ पे देखिए नीचे आप यहाँ पे आए, राइट। यहाँ पे आपको क्या मिला, ये जो चीज है बेटा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बताता है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, मतलब यहाँ पे आपको R प्लस प्लस X माइनस और प्लस NU माइनस, ये तीन चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। मतलब ये जो इंटरमीडिएट यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है इस स्टेप में, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, और फर्स्ट स्टेप को बता रहा है, एक पिक आप पूरा किए यहाँ से यहाँ तक, ये फर्स्ट स्टेप है जहां पे कार्बोकेटाइन बना। अब अगले स्टेप में आप बताइए, फिर से यहां से चालू होके यहाँ पे आएंगे सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा RNU यानी कि प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेप है ये, और प्लस आप देखेंगे कि बेटा X माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा। सो अल्टीमेटली आप देखें कि ये जो आपका रिएक्टेंट है, यहाँ पे रिएक्टेंट, और ये जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, और बीच में जो आप देखें यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही कम एनर्जी पे, ये इंटरमीडिएट है, दिस इज इंटरमीडिएट या कार्बोकेटाइन। ये जो पिक दिखाई दे रहा है कार्बोकेटाइन दिखाई दे रहा है, इंटरमीडिएट आप यहां पे देख रहे हैं। और जो नंबर ऑफ स्टेप आप देखें, तो एक स्टेप यहां से आप देखिएगा पॉइंट बेटा, यहां से चल के यहां पे एक स्टेप हुआ, ये दिस इज वन स्टेप। फिर वहां से चल के आप यहां पे आए, दिस इज सेकंड स्टेप। जितने पिक हैं उतने स्टेप हैं, दिस इज 2 स्टेप प्रोसेस। ये ग्राफ बता रहा है कि 2 स्टेप की प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। और इनफैक्ट इसको, ये जो पिक है, इसको ट्रांजिशन स्टेट 1 बोल सकते हैं आप, TS1 यानी ट्रांजिशन स्टेट 1। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ये है, यहाँ पे R और X के बीच का बॉन्ड टूटना चालू हुआ, मतलब टूट रहा था। मतलब इस पॉइंट पे आप देखेंगे कि जो RX था, RX के बीच का बॉन्ड यहाँ टूट रहा था, मतलब कंप्लीटली टूटा नहीं था, लेकिन टूटने की कंडीशन में था। R के ऊपर पार्शियल प्लस और X के ऊपर पार्शियल माइनस, और यहाँ पे, और अल्टीमेटली जब नीचे आए आप, उससे नीचे चल के आए आप यहाँ पे, तो R कंप्लीटली अलग हो गया और X कंप्लीटली अलग हो गया। अच्छा, दूसरा पिक जब यहां से आप चले ऊपर की तरफ, तो ये जो पॉइंट है, दिस इज सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट 2। यहां पे क्या चालू हुआ कि R और NU के बीच का बॉन्ड बनना चालू हुआ, यानी यहाँ पे R प्लस और NU माइनस, जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है पार्शियल, उसके बीच बॉन्ड बनना चालू हुआ, और अल्टीमेटली नीचे आके देखे तो पूरा कंप्लीटली बन गया। सो ट्रांजिशन स्टेट 1 पहला पिक है, दूसरा पिक है ट्रांजिशन स्टेट 2, और यहाँ जो नीचे पॉइंट है, ये दिखा रहा इंटरमीडिएट को यानी कार्बोकेटाइन को, और अल्टीमेटली 2 स्टेप प्रोसेस आपके सामने यहाँ पे पड़ी हुई है। प्लीज पहले इसको कॉपी कर लें केयरफुली। दिस इज एनर्जेटिक्स ऑफ SN1।
कॉपी करें। अवधेश जी समझ में आ रही बात? जितने पीक दिखाई दे रहे हैं आप देखिए, दो स्टेप, इस पीक को देख के आप कह सकते हैं दो स्टेप है, दो स्टेप प्रोसेस है ये। वो TH1 और TH2 फिर समझा दीजिए तो। और ट्रांजिशन स्टेट 1, TS1 का मतलब है, TS1 का मतलब है ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 1। ट्रांजिशन स्टेट 1 का मतलब ये होता है कि वहां पे ओल्ड बॉन्ड बेटा टूटना स्टार्ट कर दिया है, RX का बॉन्ड टूटना है, RX का बॉन्ड टूटना है तो R और X अलग होना चालू होंगे, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन बनेगा R और X, तो कार्बोकेटाइन बनने के पहले क्या होगा, ये R और X के बीच का बॉन्ड जो है टूटना चालू करेगा ना भाई। R आप देखो यहाँ पे R और X अलग हो गया, ये R प्लस X माइनस अलग हो गया, लेकिन उसके पहले इस स्थिति पे जो सबसे एनर्जेटिक स्टेट है, यहाँ पे R और X एक दूसरे से अलग होने की प्रोसेस में पार्शियल डिसोसिएशन का वो स्टेट है, मतलब वहां पार्शियली डिसोसिएट हो चुके हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं, तो बॉन्ड को ब्रोकन दिखाया। और पार्शियल निगेटिव हैलोजन की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन और पार्शियल पॉजिटिव इसको, तो ये बताता है ट्रांजिशन स्टेट 1। यानी ये जो पहला पिक है, हाइट वाला पिक है, ये बता रहा है कि वहां पे एल्काइल हैलाइड के बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है, ये डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन प्रोसेस, जहां पे बॉन्ड का टूटना चालू हो चुका है। और अल्टीमेटली जब आप नीचे की तरफ आएंगे R प्लस, तो वहां पे वो बॉन्ड कंप्लीटली टूट चुका है कि नहीं। जब ये बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएगा, कंप्लीट टूट जाएगा तो आप यहां पहुंच जाएंगे इंटरमीडिएट पे, R प्लस पे पहुंच जाएंगे यहां पे आप। इज दैट क्लियर? उसके पहले इस पिक पे ऐसा हुआ होगा कि R और X दोनों एक दूसरे से सेपरेट होने की प्रोसेस में पार्शियली डिसोसिएट हुए होंगे, दैट स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट 1। ठीक है ना? अब आप देखिए ट्रांजिशन स्टेट 2 क्या है। ट्रांजिशन स्टेट 2, ट्रांजिशन स्टेट 2 में क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन ये R प्लस ये है और न्यूक्लियोफाइल भी यहीं पे पड़ा है, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो इसका मतलब यह है कि ट्रांजिशन स्टेट 2 में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ट्रांजिशन स्टेट 2, ट्रांजिशन स्टेट 2 में बेटा R प्लस ऑलरेडी यहां बन चुका है, और आप देखिए कि न्यूक्लियोफाइल भी वहीं पड़ा है, NU माइनस। बेटा ये दोनों आपस एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे, अट्रैक्ट होंगे तो बॉन्ड का बनना चालू हो गया, इस बॉन्ड का बनना चालू हो गया यहाँ पे, राइट, बॉन्ड का बनना चालू हो गया तो पार्शियल प्लस माइनस हो गया, और इस स्टेट को बोलेंगे हम ट्रांजिशन स्टेट 2। तो ये जो ऊपर डिसोसिएशन था, यहाँ पे क्या है, ये क्या हो रहा है बेटा, एसोसिएशन, एसोसिएशन, ये आपस में जुड़ना चालू कर दिए, एसोसिएशन प्रोसेस। और अल्टीमेटली जब यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है इस वाले पॉइंट पे बेटा, और जब कंप्लीटली एसोसिएट हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, RNU बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, RNU बन जाएगा। कंप्लीट एसोसिएशन के बाद क्या बन जाएगा, RNU बन जाएगा। तो वो ट्रांजिशन, यानी दोनों जो पिक हैं, ये वाला पिक, टॉप वाला पिक और ये वाला पिक, ये दोनों पिक बता रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट, और नीचे जो आया है ये बता रहा है आपका इंटरमीडिएट, और शुरुआती जो पॉइंट है वो रिएक्टेंट है, और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है प्रोडक्ट। और एक चीज बताऊं मैं आपको, अब आपसे इस ग्राफ को देख के कोई पूछे कि कौन से स्टेप को स्लो स्टेप बोलेंगे, बेटा मुझे आप बताना कि पहले स्टेप में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, पहले स्टेप पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जरा देखिए पहले स्टेप पे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है जो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए। बेटा पहले स्टेप में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, क्या ये वैल्यू एनर्जी की रिक्वायर्ड है कि नहीं। फर्स्ट स्टेप पे इतनी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को वहां जाने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट पे जाने के लिए। अच्छा दूसरे स्टेप में कितनी एनर्जी चाहिए जरा बताओ। दूसरे स्टेप में बेटा हमको सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन स्टेट 2 तक पहुंचने के लिए।
अब बताओ कि ज्यादा एनर्जी फर्स्ट स्टेप पे लगेगी या सेकेंड, ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए? फर्स्ट स्टेप में ज्यादा एनर्जी लग रही है, इसका मतलब जिस फर्स्ट स्टेप में ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस है, इसका मतलब वो आरडीएस होगा, वो स्लो होगा। दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज स्लो। और ये जो यहाँ कम एनर्जी से काम हो जा रहा है डिफरेंस, ये स्टेप कैसा है आपका? फास्ट। तो जब भी आपको कर्व दे दिया जाए, मतलब मान लो बेटा आपको कुछ ऐसा दे दिया, मान लो कहीं पे कुछ ऐसा आपको ग्राफ है और आपको दे दिया गया है कुछ इस तरह से, अब बताओ यहाँ पे कौन सा स्टेप आरडीएस होगा? ऐसा अगर ग्राफ दे दिया जाए तो कौन सा, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, बताओ कौन सा स्टेप आरडीएस होगा इस बार? दिस टाइम यस, दिस टाइम सेकंड स्टेप इज आरडीएस। अगर ऐसा ग्राफ होता तो सेकंड स्टेप विल बी आरडीएस, अगर ऐसा कोई ग्राफ होता तो। लेकिन SN1 का ग्राफ ऐसा नहीं होता, बट इट इज नॉट ऑफ SN1, बट इट इज नॉट फॉर SN1। SN1 का नहीं, SN1 का तो ग्राफ ये है जहां से क्लियरली पता चल रहा है कि किस पहले स्टेप का पिक ज्यादा है, और पहले स्टेप का पिक ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेप आरडीएस होगा, रेट डिटरमाइनिंग होगा। और उस स्टेप पे बन क्या रहा है? उस स्टेप पे बन रहा है कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन बन रहा है तो पूरा काम कार्बोकेटायन के बनने के ऊपर ही है। कार्बोकेटायन जितना जितना बढ़िया तरीके से बनेगा, जितना अच्छा बनेगा कार्बोकेटायन, रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, SN1 उतना ही फास्ट होगा। हालांकि मैं उस पॉइंट पे आऊंगा, बट ये पॉइंट आपको ग्राफ वाला समझ में आ गया? अच्छा, मान लो बेटा आपको कुछ ऐसा दे दिया होता, थोड़ी देर के लिए मानिए, इफ यू आर गिवन समवॉट लाइक दिस, आपको कुछ ऐसा दे देता तो आप क्या इंटरप्रेट करते इससे? अब बताइए। अब अगर मैं पहला काम करूं, आप बताइए कि नंबर ऑफ स्टेप कितने हैं इस रिएक्शन मैकेनिज्म में? कितने स्टेप हैं? नंबर ऑफ स्टेप, दिस इज 3 स्टेप प्रोसेस, 3 स्टेप प्रोसेस। आप देख लो कितने पिक दिखाई दे रहे हैं, 3। और विच वन इज आरडीएस? विच वन इज आरडीएस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड? जरा बताना। फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस, फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस अगर ऐसा ग्राफ होता तो, राइट? इस तरह से। अब मानिए पहले स्टेप को आरडीएस बोलेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी है, फर्स्ट स्टेप है, ये इंटरमीडिएट, फिर ये सेकेंड स्टेप है, फिर ये थर्ड स्टेप है, ये प्रोडक्ट है आपका। तो कई बार SN1 ऐसा भी हो सकता है, SN1 में बी लाइक दिस, SN1 में बी लाइक दिस, when rearrangement of carbocation takes place। यानी कई बार कार्बोकेटायन बना और कार्बोकेटायन बेटा अपने रीअरेंज होकर और स्टेबल कार्बोकेटायन बनने का स्कोप है, तो वैसे केस में ये वाली पॉसिबिलिटी भी, कार्बोकेटायन और स्टेबल बनेगा तो उसके स्टेबिलिटी के लिए एक स्टेप बढ़ जाता है। तो ऐसा भी हम लोग कई बार कर लेते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके। नाउ पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 5 था ये, पॉइंट नंबर 6 लेके फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN1, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट of SN1, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो SN1 रिएक्शन का रेट अफेक्ट करेंगे, इस बात को भी हम लोग समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। पॉइंट 6 का सब टॉपिक लेके हम लोग इसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ मैं डिस्कस करना चाहता हूं,
that is definitely the structure of substrate. The structure of substrate. The structure, पहला फैक्टर मैं ले रहा हूं यहां पे, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट की जो स्ट्रक्चर है काफी कुछ डिपेंड करेगा रेट उसके ऊपर, है ना. द आरडीएस ऑफ SN1 रिएक्शन इज आयोनाइजेशन स्टेप. आप जानते हैं कि आरडीएस में आयोनाइजेशन होता है, और इन दिस स्टेप देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. सो द आयोनाइजेशन इज स्ट्रांगली एंडोथर्मिक प्रोसेस. आप जानते हैं कि कोई भी आपके पास एल्काइल हैलाइड है, RX है, अब आप इसको बेटा क्या करने जा रहे हैं, आप इसको करने जा रहे हैं R प्लस और X माइनस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट स्टेप में. ये आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है. तो अभी ये जो स्टेप होता है बेटा, ये स्टेप कैसा होता है, ये स्टेप होता है एंडोथर्मिक, क्योंकि बॉन्ड तोड़ रहे हैं आप, बॉन्ड आप तोड़ रहे हैं, तो एंडोथर्मिक स्टेप है ये. और एंडोथर्मिक स्टेप का मतलब क्या हुआ, एनर्जी देनी पड़ेगी कि रिलीज होगी, बताइए जरा. एनर्जी देनी पड़ेगी. आप बॉन्ड तोड़ रहे, कोई भी बॉन्ड तोड़ेंगे तो दो चीजों को अलग करेंगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. सो एंडोथर्मिक स्टेप होता है, जो पहला स्टेप है ये एंडोथर्मिक स्टेप है. और वैसे भी ग्राफ में देखो ना यार, आप ग्राफ से क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ रिएक्टेंट से ऊपर आप जा रहे हैं तो एनर्जी दे के ही तो ये क्रॉस करेगा इसको ना, एनर्जी देनी पड़ रही है. तो पहला स्टेप एंडोथर्मिक स्टेप है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो वहां एनर्जी देनी पड़ेगी. ये बात आपको ध्यान रखना है. अब रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स स्ट्रांगली ऑन द कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी. अब अगर ये जो बनने वाला कार्बोकेटायन है बेटा, जो बनने वाला कार्बोकेटायन है वो अगर स्टेबल बनेगा या अनस्टेबल बनेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि नहीं. यानी रेट ऑफ दिस स्टेप या दिस रिएक्शन will depend upon stability of carbocation, stability of carbocation form, stability of carbocation formed. जो कार्बोकेटायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा. अब मुझे आप बताइए कि कार्बोकेटायन अगर अच्छा बनेगा, ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो रेट ज्यादा होगा या कम होगा. अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा हुई तो इस रेट फास्ट होगा या स्लो होगा, टेल मी. बोलिए. बनने वाला कार्बोकेटायन अगर स्टेबल बना तो उस स्टेप में रेट फास्ट हो जाएगा या स्लो. स्लो होगा. स्लो क्यों होगा, अगर वो स्टेबल बन रहा है इसका मतलब है कि वो जल्दी से बन जाएगा. अगर कम स्टेबल कोई चीज बन रही है तो वो नहीं बनना चाहेगी, लेकिन अगर वो स्टेबल बन रही है चीज तो वो तो चाहेगी ना बन जाए हम. तो सीधी बात है कि जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा कार्बोकेटायन का, रेट उतना फास्ट होगा. मींस मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, more the rate of SN1. SN1 रिएक्शन का रेट कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है. कार्बोकेटायन अगर अच्छा बन रहा है तो जल्दी से बन जाएगा वो, राइट. और उसको बनने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी. एंडोथर्मिक प्रोसेस से कम एनर्जी में भी बन जाएगा. लेकिन अगर बहुत पुअर कार्बोकेटायन बन रहा है तो बनना ही नहीं चाहेगा, वो बनना नहीं चाहेगा, इसलिए जबरदस्ती एनर्जी दे के बनाना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. तो सीधी बात है कि जिस SN1 में कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा वो उतना ही फास्टेस्ट होगा. इस बात को नोट कर लें आप. स्टेबिलिटी रेट को एक्सेलरेट कर देती है, मतलब जितना स्टेबल कार्बोकेटायन उतना ही अच्छा रेट. अब अगर आपसे पूछता, जरा आप देखिए ध्यान से, अगर आपके पास कुछ ऐसा होता CH3 Cl, एक ये स्टेट होती, एक ये कार्बोकेटायन, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर होता. दूसरा इस तरह से होता कि CH3 HCl, और एक कार्बोकेटायन इस तरह का होता कि CH3 स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट की CH2Cl. अब बताओ कि अब अगर ये SN1 में पार्टिसिपेट करेंगे, अगर SN1 में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा. SN1 में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये जो है पहले स्टेप में ये अलग हो जाएगा, तो कार्बोकेटायन यहाँ क्या बनेगा, यहाँ कार्बोकेटायन बन जाएगा ये CH3 प्लस
और क्लोराइड। अगर ये वाला केस है तो यहाँ कार्बोकेटायन क्या बनेगा, Cl निकल के, यहाँ कार्बोकेटायन निकल बन जाएगा CH3 प्लस और H प्लस Cl माइनस, और यहाँ कार्बोकेटायन क्या बनेगा, ये Cl माइनस निकल जाए तो CH3 CH2 प्लस और Cl। अब बताओ बेटा कि अगर मैं पहली रिएक्शन के रेट को बोल दूं R1, दूसरे के रेट को बोल दूं R2 और तीसरे के रेट को बोल दूं R3, टेल मी विच वन इज करेक्ट ऑर्डर, R1 R2 R3 में करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? बताया जाए, सबसे फास्ट कौन सी रिएक्शन होगी, पहली वाली या दूसरी वाली या तीसरी वाली? कार्बोकेटायन को कंपेयर करके बताइए, जहां सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वो ज्यादा फास्ट बनेगा। अब बताओ ये जो कार्बोकेटायन बना है पहले केस में कितने डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और 1 डिग्री। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है बेटा? ज्यादा स्टेबल कौन कार्बोकेटायन होता है? 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। So order will be R1 is greater than R2 is greater than R3, यानी सबसे तेज ऊपर वाला SN1 होगा, ऊपर वाली रिएक्शन होगी। और जनरलाइजेशन ये कर सकते हैं आप यहाँ पे कि SN1 रिएक्टिविटी का जो जनरल ऑर्डर है वो ये है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये ऑर्डर जनरल ऑर्डर ये होगा रिएक्टिविटी में। अगर स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है एल्काइल लाइट की जहां पे 3 डिग्री बन रहा है कार्बोकेटायन, एक जगह 2 डिग्री एक जगह 1 डिग्री, तो जनरली रेट ये होगा। और ओवरऑल मैं बताऊं कि कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा वो उतना ही बेहतर होगा। अच्छा एक चीज और यहीं पे मैं मेंशन कर दूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और क्राउडिंग अराउंड दिस सेंटर, मतलब एक बात और ध्यान रखना है कि रेट तो हो गया, रेट कार्बोकेटायन पे डिपेंड करेगा, बट द क्राउडिंग अराउंड द कार्बन एटम at which leaving group is attached, crowding around the carbon atom at which leaving group is attached also prefer SN1 mechanism, यानी जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी SN1 का स्कोप उतना ही ज्यादा होगा। यानी उस कार्बन पे जिस पे लिविंग ग्रुप लगा है, आप देखिए लिविंग ग्रुप क्या है, क्लोराइड लिविंग ग्रुप है, क्लोराइड यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, क्लोराइड यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। बेटा बताओ किस केस में कार्बन पे क्राउडिंग सबसे ज्यादा है, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड? किस केस में कार्बन पे क्राउडिंग सबसे ज्यादा है जिसपे लिविंग ग्रुप लगा है? डेफिनेटली फर्स्ट पे डेयर ग्रुप है तो SN1 को फेवर करेगा। मतलब क्राउडिंग ज्यादा हो और कार्बोकेटायन अच्छा बने तो आप ये बोल सकते हैं कि वो SN1 उतना ही फास्टेस्ट होगा। मतलब मोर क्राउडिंग एंड मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, मोर क्राउडिंग नहीं लिख पाया, मोर क्राउडिंग एंड मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, more crowding and more stable carbocation increases the rate of SN1, the rate of SN1 लिख लीजिए फिर बताइए। हो गया क्या? अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए SN1 का रेट लगाओ,
SN1 का रेट मैं आपसे बोलूं कुछ एल्काइल हाइड दे दूं और मैं पूछूं कि SN1 ज्यादा बेटर कौन देगा, जैसे कि आपको दे दिया बेटा, सपोज करो कि आपको दे दिया कुछ ऐसा, एक कार्बोकेटायन, एक एल्काइल हाइड ऐसा दे दिया CH2Cl, है ना, दूसरा आपको दे दिया बेटा कुछ इस तरह से, आपको दूसरा इस तरह से दे दिया CH2Cl, और तीसरा आपको कुछ ऐसा दे दिया CH3 CH3Cl। अब पूछा जाए कि इन तीनों में SN1 का रेट फास्टेस्ट किसका होगा, A B C की बात मैं करूं, SN1 का फास्ट, यानी सब में क्या करा रहा, सब में करा रहा वो साल्वोलिसिस। साल्वोलिसिस का मतलब SN1, यहां भी SN1 कराए वो, यहां भी कोई न्यूक्लियोफाइल लेके SN1 कराए, और यहां भी कोई न्यूक्लियोफाइल लेके SN1 कराए। तो अब बताओ कि फास्टेस्ट या रेट क्या होगा, सबसे तेज SN1 कौन देगा, फर्स्ट एल्काइल हाइड या सेकंड, बोलिए। थर्ड वाला। A B C, what is correct order of the SN1 of ABC? सबसे अच्छा कार्बोकेटायन कौन है, सबसे अच्छा कार्बोकेटायन कौन बनने वाला है यहाँ पे, बी। ये वाला कार्बोकेटायन भूल गए क्या, डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस बहुत ही अच्छा कार्बोकेटायन, ये बेंजाइल से भी ऊपर है, और यहां जो कार्बोकेटायन बनेगा बेंजाइल बनेगा। सेकंड वाले केस में ये भी अच्छा है, लेकिन तीसरे वाले केस में जो कार्बोकेटायन बनेगा 9 अल्फा वाला बनेगा। अब बताओ जरा ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तीनों के कार्बोकेटायन ये बनेंगे। अब स्टेबिलिटी रेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनके रेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में जो सबसे स्टेबल होगा फास्टेस्ट होगा। तो इन तीनों में सबसे अच्छा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन ये ऊपर वाला है बेटा, ये डांसिंग रेजोनेंस नोट्स देख लीजिए आप, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन तो बहुत थारोली आपने डिस्कस किया है। अब ये बताइए कि 9 अल्फा वाला 3 डिग्री है, 9 अल्फा ये विनर होता है या बेंजाइल विनर होता है, जरा बताइए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में बेंजाइल या 3 डिग्री 9 अल्फा, अकेला 3 डिग्री 9 अल्फा ही ऐसा है जो बेंजाइल से ऊपर होता है। तो इन तीनों कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर भी अगर देखेंगे तो A इज ग्रेटर देन C and C is greater than B. It is the order of stability of carbocation, stability order। मतलब मैं बताऊं कि पूरा का पूरा चैप्टर कार्बोकेटायन पे डिपेंड कर रहा है SN1, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है, therefore it is also order of rate, also order of SN1 रेट, SN1 के रेट का ऑर्डर भी यही होगा, यानी फास्टेस्ट हो जाएगा A, सेकंड नंबर पे C और थर्ड नंबर पे B। तो SN1 रिएक्शन से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब कार्बोकेटायन से होके गुजरेंगे। तो आज आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जाएंगे आप और SN1 पूरा पढ़ने से पहले कार्बोकेटायन का लेक्चर एक बार जरूर आप नोट्स देख लेंगे और वहीं से आप SN1 की बात कर पाएंगे, SN1 का जवाब दे पाएंगे। यानी जितना अच्छा कार्बोकेटायन बनेगा SN1 होने का स्कोप उतना ही ज्यादा होगा। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN1 का 6 पॉइंट का 1 पॉइंट चल रहा था। अब आते हैं 6 पॉइंट का सब पॉइंट बेटा 2, 6 का सब पॉइंट 2, कंसंट्रेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, concentration and reactivity of nucleophile, reactivity of nucleophile अब इस बात को देखें कि कंसंट्रेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या SN1 के रेट को अफेक्ट करती है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, द रेट ऑफ SN1 reaction are unaffected by
the concentration by the concentration and nature of nucleophile and nature of nucleophile। मतलब आप कंसंट्रेशन कुछ भी लीजिए, है ना, कम ज्यादा न्यूक्लियोफाइल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लीजिए, वीक न्यूक्लियोफाइल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल से SN1 रिएक्शन के रेट का कोई लेना देना नहीं है। नाउ पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 जरा देखें आप। पॉइंट 3 कहता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां पे पहली बात यह कि किस तरह का सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा, विच काइंड ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा बहुत सीधी सी बात है कि यहाँ पे आपको आयोनाइज करना है। पहले स्टेप पे सॉल्वेंट का रोल है द आयोनाइजिंग एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज द सॉल्वेंट इज गोइंग टू स्टेबलाइज केटायन एंड एनायन इफेक्टिवली। मतलब हियर द सॉल्वेंट after ionization can stabilize carbocation and nucleophile both, yeah, and leaving group, in fact, and leaving group both इज सुटेबल। अब ये बताओ मुझे आप कि ऐसा कौन सा सॉल्वेंट होता है जो केटायन और एनायन दोनों को स्टेबलाइज करता है? कौन ऐसा सॉल्वेंट है जो केटायन को भी स्टेबलाइज करता है और एनायन को भी इक्वली? दो तरह के सॉल्वेंट आपको बताए थे, एक होता था बेटा पोलर प्रोटिक और एक पोलर अप्रोटिक। तो बताइए कौन सा सॉल्वेंट सुटेबल होगा, पोलर प्रोटिक या पोलर अप्रोटिक? सो देयरफॉर polar protic solvent is suitable for SN1 रिएक्शन। यानी SN1 रिएक्शन में जो सॉल्वेंट का नेचर है बेटा वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। पोलर प्रोटिक का मतलब आप जानते हैं जिसमें प्रोटॉन भी हो और पोलरिटी भी हो, लाइक वाटर, मेथेनॉल, एथेनॉल एटसेट्रा। इस तरह के जो सॉल्वेंट हैं जहां पे प्रोटॉन भी हो और वो पोलैरिटी भी रखते हो, ऐसे सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन को इनहेंस करते हैं। मतलब जो केटायन और एनायन दोनों को स्टेबलाइज कर दे वही। अब इनफैक्ट आपको देखें, आप यहाँ पे सॉल्वोलिसिस स्टेप में क्या होता था, सॉल्वोलिसिस स्टेप में होता है कि आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है, यू आर हैविंग एल्काइल हैलाइड, अब RX है। अब ये सॉल्वोलिसिस अब हो जाएगी RDS में, तो R प्लस और X माइनस बनेगा। यानी कि आप देखें कि X माइनस और R प्लस होगा और दोनों को स्टेबलाइज करना है। तो आप देखें R प्लस कुछ वाटर की बात अगर करें आप, तो आप देखिए वाटर क्या करेगा, R प्लस को भी स्टेबलाइज करेगा। जो R प्लस है, इनफैक्ट मैं इधर लिखता हूं R प्लस आपके पास है, इस R प्लस को भी स्टेबलाइज करेगा और X माइनस को भी वाटर स्टेबलाइज करेगा। वाटर विल स्टेबलाइज बोथ। कैसे जरा देखो, R प्लस को कैसे स्टेबलाइज करेगा? वाटर का एक सेंटर ऐसा है जो ऑक्सी सेंटर, जो इलेक्ट्रॉन डेंस है। जैसे मैं बोलूं कि OH, ये वाटर हो गया, OHH, मतलब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन के पास, वाटर के ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है और पार्शियल नेगेटिव वाटर के पास आप देखेंगे कि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। तो R का जो प्लस है वो ऑक्सीजन से इंटरेक्ट होगा। इसी तरह से इस वाले ऑक्सीजन के पास भी पार्शियल नेगेटिव इससे भी इंटरेक्ट होगा, इस वाले ऑक्सीजन के पास भी पार्शियल नेगेटिव इंटरेक्ट होगा, इस वाले ऑक्सीजन के पास भी पार्शियल इंटरेक्ट होगा। बेटा याद करिए इस फिनोमेना को मैंने क्या बताया था, इसको मैंने लास्ट क्लास में सॉल्वेंट पढ़ाते समय आपको बताया था। इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वोलिसिस या हाइड्रेशन। तो आप देखिए केटायन जो है स्टेबलाइज हो गया और एनायन जो है लीविंग ग्रुप जो है वाटर के H टर्मिनल से स्टेबलाइज हो जाएगा। वाटर का HOH, वाटर के H के पास पार्शियल प्लस, इधर पार्शियल माइनस, वाटर के H के पास पार्शियल प्लस, इधर पार्शियल माइनस, वाटर के H के पास पार्शियल प्लस,
इधर OH के पास पार्शियल माइनस, पार्शियल, और इधर वाटर के H के पास पार्शियल प्लस, और OH जो होगा वो पार्शियल माइनस। आप देखिए कि जो X माइनस है वो हाइड्रोजन से घिर गया और स्टेबलाइज हो गया, यानी एनायन भी स्टेबलाइज हो गया और केटायन भी स्टेबलाइज हो गया। तो ऐसी एबिलिटी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है, इसलिए SN1 रिएक्शन में सुटेबल होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। और ये दोनों क्या है? सॉल्वेटेड केटायन एंड एनायन। ये सॉल्वेटेड केटायन है जिसको कार्बोकेटायन बोलते हैं, और ये सॉल्वेटेड एनायन। तो ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो केटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट करके स्टेबलाइज कर दे। और बहुत सारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं, उनमें भी अगर प्रेफरेंस पूछेंगे तो बेटा मैं प्रेफरेंस का ऑर्डर बता रहा हूं। जिस सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा बेहतर होगा SN1 के लिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ शेयर कर रहा हूं यहाँ पे। बेटा इधर मैं लिखता हूं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लिखता हूं इधर मैं लिखता हूं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इधर लगता हूं रिलेटिव रेट, रिलेटिव रेट, रिलेटिव रेट। मतलब अगर सिर्फ आप सॉल्वेंट बदल दें, वाटर अगर एज ए सॉल्वेंट आपने लिया है तो वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेटा 80 होता है। अगर आपने मेथेनॉल ले लिया है CH3OH, इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 33 होता है। ये भी मतलब डाइपोल मोमेंट को बता रहा है, इनफैक्ट पोलराइजिंग की एबिलिटी को बता रहा है। अगर आपके पास C2H5OH है, C2H5OH, इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 24 है। इसके अलावा अगर आपके पास बेटा कुछ इस तरह से दे दिया है, डाइमेथाइल कीटोन दे दिया, या इनफैक्ट आप ले लें फॉर्मिक एसिड, या एक ले लिए एस्टिक एसिड CH3COOH, इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6 है। अब मैं रिलेटिव रेट बताऊं, अगर उसी रिएक्शन को आप वाटर की प्रेजेंस में कराएंगे तो रिलेटिव रेट होगा 8000। मेथेनॉल की प्रेजेंस में कराएंगे तो 1000 रेट रहेगा रिलेटिव रेट। एथेनॉल की प्रेजेंस में 200, एथेनॉल की प्रेजेंस में 200 रेट रहेगा। और इसी तरह से अगर आप CH3COOH की प्रेजेंस में कराएंगे तो करीब करीब 1 के आसपास रेट आ जाएगा। यानी सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा, सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा, SN1 का रेट उतना ही ज्यादा। तो सबसे बेहतर सॉल्वेंट SN1 के लिए कौन दिखाई दे रहा है, जरा बताओ आप मुझे। विच वन इज द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर SN1? बताइए जरा। SN1 के लिए बेस्ट सॉल्वेंट क्या देख रहे हैं आप? वाटर। So water is the best solvent for SN1. Water is best solvent for SN1. इसको नोट कर लें। आज हम लोगों ने ब्रेक नहीं लिया है, एक चीज आपको पता चली क्या? यस सर। सर वो हल्का ऊपर कर दीजिए, पिछला वाला स्लाइड में एक लाइन छूट गया है। बताइएगा। और यस सर, हो गया ओके। डन सर। तो ये सॉल्वेंट का रोल रहा, यानी SN1 इज द रिएक्शन मैकेनिज्म इन विच पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज फेवरेबल और वाटर इज बेस्ट। अब आते हैं हम लोग, इसका अगला पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग में। थर्ड पॉइंट हो गया सॉल्वेंट। फोर्थ पॉइंट यहां पे लिखते हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का जो नेचर है वो भी डिसाइड करेगा कि SN1 का रेट क्या होगा।
So in the SN1 reaction, the leaving group begins to acquire a negative charge as the transition state is reached. The stabilization of this developing negative charge at the leaving group stabilizes the transition state and lower the free energy of activation and thereby increases the rate of reaction. मतलब ये है कि लीविंग ग्रुप जितना अच्छा रहेगा रेट उतना ही फास्ट होगा। जैसे मान लो बेटा आपके पास एक बार दिया है RF, एक बार आपको दिया है RCl, एक बार आपको दिया है RBr और एक बार आपको दिया है RI। अब कोई पूछ रहा है कि बताओ कि सिर्फ बाकी सब कुछ सेम है, केवल लीविंग ग्रुप का डिफरेंस है। लीविंग ग्रुप एक जगह पे फ्लोरीन है, एक जगह क्लोरीन है, एक जगह ब्रोमीन है, एक जगह आयोडीन है। तो आपको बताऊं कि लीविंग एबिलिटी क्या है। लीविंग एबिलिटी क्या होती है? लीविंग एबिलिटी का ऑर्डर क्या है? ज्यादा जल्दी ये फ्लोरीन छोड़ के लीव करेगा या क्लोरीन छोड़ के लीव करेगा या ब्रोमीन या आयोडीन? बताओ कि सबसे जल्दी कौन लीव करेगा? विच वन विल लीव एट फर्स्ट? लीविंग ग्रुप में सबसे आयोडीन। लीविंग एबिलिटी का ऑर्डर है आयोडीन, इसलिए जो RI है वो पहले कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब यही है कि लीविंग एबिलिटी ऑफ हैलोजन इज, वी नो कि लीविंग एबिलिटी ऑफ हैलोजन इज, सबसे बेस्ट लीविंग ग्रुप क्या है आप जानते हैं? आयोडाइड। यहां पे पुअर क्या है? फ्लोराइड, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड। दिस इज द ऑर्डर ऑफ लिविंग एबिलिटी ऑफ हैलोजन। इसका मतलब ये बताओ कि कौन सी रिएक्शन फास्टेस्ट होगी? देयरफॉर RI will show fastest SN1, क्योंकि उसमें जो लगा हुआ लीविंग ग्रुप है वो बहुत ही आसानी से लीव करके जल्दी बाहर निकल जाएगा, जबकि फ्लोरीन को निकलने में टाइम लगेगा। और आप जानते हैं लिविंग एबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट चलता है क्या? पुअर बेसिस आर बेटर लिविंग ग्रुप। ये लास्ट ही क्लास में हुआ है। बेटर लिविंग ग्रुप, जो जितना पुअर बेस है उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। और आपको बताऊं कि आयोडाइड सबसे पुअर यहाँ पे, क्योंकि इसका जो कंजुगेट एसिड है HI, वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्योंकि आप जानते हो जो HI है इसका कंजुगेट एसिड, वो आप देखेंगे कि काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए बेस I पुअर होगा, लिविंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो है लिविंग एबिलिटी का ऑर्डर है, यानी जो जितना पुअर होगा बेस वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा SN1 के हिसाब से। और SN1 का रेट भी बढ़ाएगा, यानी लिविंग एबिलिटी अगर अच्छी है तो रेट भी अच्छा होगा, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। ठीक बात है यहां तक? चलिए अब आते हैं बेटा हम लोग SN1 का कुछ और पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट नंबर 6 का एक्सटेंशन चल रहा था बेटा, पॉइंट नंबर 6 के ही सारे पार्ट्स थे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1। मान लो मैंने अभी डिस्कस किया है थोड़ा सा आपसे। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री का देखें कि इन द रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म द कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड प्लेनर। बेटा यहाँ पे ध्यान देखिए, जो कार्बोकेटायन बनता है वो sp2 और प्लेनर होता है। मतलब जैसे मैं इस तरह से आपको बताऊं कि भाई आपको दे दिया है कार्बोकेटायन कुछ इस तरह से, ये Br है, इनफैक्ट ये एल्काइल हैलाइड है Br CBr। यहाँ पे मान लो दे दिया आपको R1, यहाँ पे आपको दे दिया कुछ इस तरह से, सपोज करो कि R2 दे दिया है, और यहाँ पे आपको अबव द प्लेन दे दिया है R3, और एक कायरल कार्बन है आपके सामने, कायरल कार्बन है ये, राइट। मैंने कायरल कार्बन की बात पहले भी की थी। अब ये साल्वोलिसिस, पहले स्टेप में क्या होता है? साल्वोलिसिस, यानी जो RDS वाला स्टेप, पहला स्टेप है जिसको आप साल्वोलिसिस भी बोलते हैं। साल्वोलिसिस में क्या होगा? ये कार्बोकेटायन बनेगा। अब कार्बोकेटायन कैसे बनेगा? कार्बोकेटायन में मैं दिखा रहा हूं, इस तरह से कार्बोकेटायन है, ये एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, खाली हो गया, और आप देखेंगे ये R1 हो गया, और मतलब ये आपका Br निकल चुका है बेटा, Br यहाँ पे निकल चुका है, और इधर आपका एक आ गया, मान लो कि ये आ गया आपका R3 आ गया, और ये आपका R2 आ गया। ये कार्बोकेटायन बन चुका है।
और ये कार्बोकेटायन प्लेन होता है, प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिड और प्लेनर, पॉजिटिव चार्ज है, ये sp2 हाइब्रिड और प्लेनर कार्बोकेटायन आपके सामने यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पे क्या है देखिए, न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल दो तरह से अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल अगले फर्स्ट स्टेप पे इधर से भी अटैक कर सकता है, तो प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री कुछ और होगी। और वही न्यूक्लियोफाइल ऊपर टॉप से भी अटैक कर सकता है, वो इधर से भी अटैक कर सकता है, तो प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री कुछ और होगी। मतलब ये वाला जो अटैक है टॉप अटैक है, टॉप अटैक, टॉप साइड से अटैक, और इधर जो अटैक कर रहे हैं बॉटम साइड से अटैक कर रहे हैं, है ना, बॉटम अटैक, बॉटम अटैक। तो अब मैं बताऊं आपको कि मान लो टॉप साइड से अटैक कर रहे हैं तो रिटेंडेड प्रोडक्ट मिले, आरपी मिले, आरपी का मतलब रिटेंडेड प्रोडक्ट, तो बैक साइड से क्या मिलेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा, आईपी मिलेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट यहाँ पे बैक साइड से मिलने के चांसेस है यहाँ पे। अब देखिए मैं रिटेंडेड प्रोडक्ट क्या होगा, रिटेंडेड प्रोडक्ट का मतलब कि जो जहां पे बीआर है वहीं पे लग जाए एनयू, जहां पे बीआर है वहीं पे क्या लग जाए एनयू। जैसे मैं यहाँ पे बोल लूं कि सी, और ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, और ये आपका R3 है, और जहां पे बीआर है वहीं पे लग जाए एनयू, इसको हम बोलेंगे कि रिटेंडेड प्रोडक्ट। यानी आप देखें कि लीविंग ग्रुप और एनयू की पोजीशन एक जैसी, जरा देख लो, इसको बोलेंगे रिटेंडेड प्रोडक्ट, आरपी। अच्छा, एक इसका दूसरा भी हो सकता है, इसका अपोजिट हो जाए। अपोजिट क्या हो जाए कि रिटेंडेड प्रोडक्ट अपोजिट साइड में लग जाए, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इधर लग जाए एनयू, यहां पे इधर हो जाए आपका R1, इधर हो जाए आपका R2, और इधर आपका हो जाए R3। बेटा ये न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन, ये जो न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन है और ये जो बीआर की पोजीशन है अपोजिट हो गया, इसको बोलेंगे इन्वर्टेड प्रोडक्ट, आईपी। आईपी का मतलब इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो जब कभी आपके पास काइरल कार्बन हो, तो काइरल कार्बन है तो वहां पे दो चीजें बनेंगी, एक आर भी बनेगा और एक एस भी बनेगा, यानी एक डेक्स्ट्रो फॉर्म बनेगा और एक लीवो फॉर्म बनेगा, और इन दोनों के मिक्सर को क्या बोलते हैं लोग बेटा, रेसमिक मिक्सर। अगर इन दोनों को देख लें तो ये रेसमिक मिक्सर कहा जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड रेसमिक मिक्सर, इसको हम लोग रेसमिक मिक्सर बोलेंगे। इस चीज को मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझाता हूं, पहले इसको लिख लीजिए आप। बेटा वो जो रेड से लिखे हैं उसमें R3 की जगह पे R2 होगा, तो वो डैश वाले पे डैश जो फॉर्म लिखे हैं वो रेड में, तो वो R2 होगा। कॉपी हो गया क्या? सर वो जो रेड में लिखे हैं ना सर, हाँ ये वाला, दिस वन, जो रेड में लिखे हैं सर वहाँ पे सर उस पर R3 लिखे हैं तो R2 होगा वहाँ पे। इसको मैं फिर से समझा दूं आपको, है ना। नहीं तो वो डैश रेड में जो लिखे हैं डैश वाले पे से वो R2 होगा, आपने R3 लिखा वहाँ पे। R2 लिखा है यहाँ पे, हाँ हाँ श्योर श्योर, दिस विल बी R2, ऐसा हो जाएगा, ठीक बात है। अब देखिए इसको अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री को सिंपल लिखें, आपके समझने के हिसाब से फिशर में लिखें, जरा आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास बेटा कुछ ऐसा है कि C यहां पे दे दिया है Cl, कोई लिविंग ग्रुप है यहाँ पे, से इट इज Cl, और यहाँ पे दे दिया बेटा आपका R1, यहां दे दिया आपको R2, यहां दे दिया R3, ये फिशर में ऐसा दे दिया। अब आपने न्यूक्लियोफाइल बना लिया, मान लिया यहाँ पे आपने कार्बोकेटायन वगैरह बना लिया और SN1 रिएक्शन करा रहे हैं, SN1 रिएक्शन करा रहे हैं, तो कार्बोकेटायन बनेगा। एक प्रोडक्ट तो ऐसा बने, न्यूक्लियोफाइल आपने कुछ भी ले लिया, मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल ले लिया आपने NU-, तो एक प्रोडक्ट तो ऐसा होगा जहां पे कोई फर्क स्टीरियोकेमिस्ट्री का नहीं आएगा, R1 C, ये बेटा आपका R2 और ये R3। बेटा आप मुझे बताइए न्यूक्लियोफाइल यहां लग गया, आप बताइए कि लीविंग ग्रुप की पोजीशन पे लगा है कि नहीं लगा है, टेल मी। लीविंग ग्रुप ये क्लोरीन था, क्लोरीन के प्लेस पे NU लग गया कि नहीं लग गया, एज इट इज, यस
तो इस प्रोडक्ट को बोलेंगे ये आरपी। आरपी का मतलब रिटेंडेड प्रोडक्ट या रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोला जाएगा इसको, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एक दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पे और है कि एक प्रोडक्ट और साथ में बनेगा, वो प्रोडक्ट बनेगा सी और एनयू इधर आ जाएगा, एनयू इधर आ जाएगा और बाकी R1 यहां, राइट, R3 यहां और R2 यहां। अब ये प्रोडक्ट देखो, क्या ये प्रोडक्ट जस्ट अपोजिट साइड हो गया कि नहीं? जो लिविंग ग्रुप ओरिजिनली था उसके 180 डिग्री पे लग गया कि नहीं? न्यूक्लियोफाइल एनयू को देखो जरा, ये 180 डिग्री लिविंग ग्रुप के लग गया कि नहीं लग गया? मतलब लेफ्ट साइड होना चाहिए था, राइट साइड देखो लग गया, इधर लग गया। मतलब ये इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्जन हो गया, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इन्वर्टेड प्रोडक्ट मतलब जस्ट रिवर्स हो गया, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब दोनों प्रोडक्ट बने और इनफैक्ट अगर इन दोनों के बीच रिलेशन निकालेंगे, दोनों मॉलिक्यूल क्या लगते हैं आपस में, तो बताएंगे क्या लगते हैं? ये इनांसियोमर। क्या लगते हैं? इनांसियोमर्स, इनको हम इनांसियोमर बोलेंगे। और इसी वजह से अगर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा लिबो रोटेटरी हो जाएगा। और ये मिक्सर रेसमिक मिक्सर भी बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सर, रेसमिक मिक्सर। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं प्रैक्टिकली अगर बात करूं, थ्योरेटिकली तो अगर देखें तो दोनों 50-50 बनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली दोनों एग्जैक्ट अमाउंट में नहीं बनते हैं। प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा अगर कोई बनता है तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज स्लाइटली ग्रेटर देन द रिटेंडेड प्रोडक्ट। इन्वर्टेड प्रोडक्ट practically it is found that inverted product is slightly greater than the retended, greater than the retended product, retended या retention प्रोडक्ट। मतलब बहुत ही कम, इन्वर्टेड प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रैक्टिकली, लेकिन थियोरेटिकली अगर देखेंगे तो रिटेंडेड प्रोडक्ट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इन्वर्टेड प्रोडक्ट। और दोनों इक्वल अमाउंट में है तो उसको रेसमिक मिक्सर बोला जाता है। और रेसमिक मिक्सर आप जानते हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को नलीफाई कर देता है, एक का इफेक्ट दूसरे के इफेक्ट से कैंसिल हो जाता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है इस बात को। ठीक है, इस बात को मैं एक दूसरे तरीके से भी आपको समझाने का प्रयास करता हूं इसी चीज को, कि मान लो SN1 करा रहे हैं, आपके पास कुछ ऐसा है, सपोज करो आपके पास कुछ इस तरह से दिया है, यहाँ पे H है, यहाँ पे मान लो कि आपको दे दिया है कुछ PH, या कुछ भी और ले लो आप, PH के अलावा भी कुछ ले सकते हो आप। PH यहाँ ले लिया है, यहाँ पे आपने ले लिया है CH3 और यहाँ पे आपने ले लिया है बेटा क्या, Cl, राइट। बेटा आप मुझे बताएंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, R है कि S है? एनीबॉडी ऑफ यू, R लिखा मैंने या S लिखा? इसका कॉन्फ़िगरेशन R होगा या S, जरा बताइए। प्रायोरिटी नंबर 1 गोज टू क्लोरीन, 2 गोज टू PH यानी बेंजीन, 3 गोज टू दिस। ये बताओ कि R कॉन्फ़िगरेशन है कि S, और हाइड्रोजन बॉटम में है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसका? एंटी क्लॉकवाइज है, क्या बोलेंगे इसको, R बोलेंगे कि S? S बोलेंगे। S फॉर ओके। अब मान लो कि यहाँ पे SN1 करा दिया हमने, SN1 करा दिया, न्यूक्लियोफाइल वगैरह कुछ H2O ले लिया, यानी कि Cl को रिप्लेस कर दे OH SN1 से। तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए, प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। प्रोडक्ट आपका OH, Cl की जगह OH आ जाएगा, एक तो ये बनेगा PH, ये H यही रहेगा, और एक CH3। अच्छा, एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि OH इधर आ जाए,
और ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा आपका बन जाए कि पीएच यहां हो जाए और ये आपका CH3 हो जाए और H हो जाए। अब बेटा ये जो फर्स्ट वाला बना, ये क्या है, R है कि S है, जरा बोलो। फर्स्ट वाला R है कि S है? प्रायोरिटी 1 गोज टू O, फिर फिनाइल, फिर ये फर्स्ट वाला देखो ये इस तरह से है, इसको बोलेंगे R बोलेंगे कि S? S। यस तो S स्टार्टिंग मटेरियल S था और ये भी S है, तो इसको क्या कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहा, इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड प्रोडक्ट या रिटेंडेड प्रोडक्ट? रिटेंडेड प्रोडक्ट, RP। लेकिन दूसरा वाला अगर आप देखिए, दूसरे वाले को देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1 पे O आ जाएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, यानी 1 2 3 R की तरफ जा रहे हैं, तो ये R हो गया, R फॉर्म हो गया ये। अब आप देखिए ध्यान से कि था S फॉर्म में, R फॉर्म हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, IP। और क्योंकि ये कायरल कार्बन था इसलिए मिक्सर मिल गया रिटेंडेड प्रोडक्ट और इन्वर्टेड प्रोडक्ट का, और इस मिक्सर को क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सर। वी कॉल इट रेशमिक मिक्सर, रेशमिक मिक्सर। और बेटा इन दोनों को, ये दोनों आपस में क्या लगेंगे, देखो मिरर इमेज है कि नहीं है, ये दोनों आपस में क्या लगेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से, इनांसियोमर, दे आर कॉल्ड इनांसियोमर। तो ये होता है SN1। SN1 का मतलब आप कुछ आइडिया आपको आज SN1 के बारे में लगा होगा, मैग्नीशियम के बारे में लगा होगा, राइट। यानी अगर कोई एल्काइल हैलाइड या कोई सबस्ट्रेट कायरल है और उसमें SN1 मैग्नीशियम हो रही है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो रेशमिक मिक्सर होगा, उसमें रिटेंडेड प्रोडक्ट भी होगा और इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी होगा। अच्छा ये बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें दोनों में ज्यादा कौन बनेगा, तो क्या जवाब दोगे, RP या IP? बोलिए। सर IP IP, ऑल्दो थ्योरेटिकली दोनों बराबर हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर कोई पूछे कि नहीं थोड़ा बहुत कुछ तो बताओ, तो फिर इन्वर्टेड प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर। तो ये रेशमिक मिक्सर 100% नहीं है, कुछ ना कुछ कोई कोई चीज एक्सेस यहाँ पे है। सो ये आप देखिए SN1 का हमने एक आइडिया आपको दिया, SN1 की कुछ बातें हमने आज आपसे करी, और इसी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे SN2, है ना। SN2 रिएक्शन कैसे होती है, SN1 का फीचर मैंने बता दिया कि अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, कितने स्टेप प्रोसेस है, कौन कौन इसके रेट को अफेक्ट डालता है नहीं डालता है, और अल्टीमेटली आप ध्यान रखेंगे कि SN1 का रेट सिर्फ, अगर आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर को देख लें, कार्बोकेटाइन अगर आप समझ जाएं, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा, आप किसी भी SN1 रिएक्शन में नहीं फंसेंगे। आप जाके आज कार्बोकेटाइन का लेक्चर पूरा नोट्स आप रिवाइज कर लीजिएगा, और फिर SN1 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप क्रैक कर सकते हैं, जितना भी मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया। अगली क्लास में कुछ चीजें और भी डिस्कस करेंगे हम, SN2 डिस्कस करेंगे, और SN2 के बाद बेटा डिस्कस करेंगे हम लोग क्या, कंपेयर करेंगे SN1 और SN2 को, दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तब जाके पिक्चर और भी साफ होगी। तो आई होप कि यहाँ तक का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके बेटा।